बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, हुकूमत के लिए एक बार फिर से ख़तरे की घंटियाँ बजना शुरू हो गई हैं, जिसके बाद हुकूमत ने अपोजिशन के अहम रहनुमाओं की पकड़ धकड़ के मनसूबे पर गौर शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने इस बात की बाकायदा तस्दीक कर दी है कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। मरीम नवाज का कहना है कि हालात बहुत बदल गए हैं और बहुत जल्द आप हर चीज़ को बदलती हुई देखेंगे। अगर मगर का कोई सवाल नहीं, नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। इससे कबल शहबाज शरीफ ने कल कौमी हुकूमत बनाने का फार्मूला दिया था, जिसे आज नून लीग ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक कौमी हुकूमत नहीं बल्कि कौमी मुफाहमत की बात की है, जिसके बाद ये बात वाज़िया हो गई है कि अपोजिशन अब पूरी ताकत से मैदान में उतरने का इरादा रखती है। और कहने वाले कहते हैं कि अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली ने पाकिस्तान के सियासी हालात पर बहुत गहरा असर डाला है। मौलाना फजलुर रहमान की सियासी पोजीशन पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के इत्तेहाद PDM को खुद लीड कर रहे हैं, तो अपोजिशन की मजबूरी पोजीशन इस हवाले से बेहतर समझी जा रही है। इसीलिए ताकतवर हल्के उनसे बैकडोर मुज़ाकरात के लिए राब्ताकारों को तलाश कर रहे हैं। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि एक बार फिर अक्टूबर का महीना अहमियत का हामिल है। अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है, जिसमें सियासी कशीदगी अरूज पर जा सकती है। ताकतवर हल्के जो इस वक्त खित्ते में बदलते हुए हालात के पेश नज़र खारजा मामलात पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, उनके लिए दाखिली और सियासी हालात को संभालना मुश्किल समझा जा रहा है। अपोजिशन अगर बाहर निकल आई, यानी इन हालात में अगर अपोजिशन बाहर निकलती है तो फिर खान साहब को संभालने वाले या लाने वाले उनको संभाल नहीं पाएंगे। और इन हालात में हुकूमत भी अपोजिशन के खिलाफ खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान या JUI या मजहबी जमातों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। और इन हालात में अगर नवाज शरीफ भी वापस आ गए तो फिर हुकूमत के लिए हालात को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खान साहब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। खान साहब ये समझते हैं कि एक बार फिर डंडा घुमाना चाहिए और अपोजिशन के जिन रहनुमाओं की जमानतें हो चुकी हैं उन्हें उनकी जमानतें कैंसिल करके वापस जेल में डाला जाए। तो इस बात का एक इशारा आज मरीम नवाज की अदालत में पेशी के दौरान भी सामने आया, जिसमें उनसे ये कहा गया कि क्यों ना आपकी ज़मानत मनसूख कर दी जाए या आपकी ज़मानत कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि मरीम नवाज ने अदालत के अंदर अस्सलाम वालेकुम के जवाब में बावाज़ बुलंद जब वालेकुम सलाम कहा तो उस पर एक रिएक्शन भी आया। मरीम नवाज इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने जाकर शहबाज शरीफ के कौमी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए फार्मूले को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। मरीम नवाज का मौक़िफ़ ये है कि शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, जबकि बहुत से सियासी तज्ज़िया निगार और मुबस्सिरीन के ख्याल में कौमी हुकूमत एक बाकायदा फार्मूला है जिसे मार्केट में दोबारा इन किया गया है। मरीम नवाज ये कहती है कि हम कौमी हुकूमत की बात नहीं कर रहे बल्कि कौमी मुफाहमत की बात कर रहे हैं और इसके लिए वो हुकूमत से बात नहीं करेंगी। उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत से मुफाहमत की बात तो दूर, हुकूमत से किसी किस्म की भी कोई बात नहीं हो सकती और ये मुफाहमत हो रही है नेशनल लेवल पे, कौमी मुफाहमत। अगर ताकतवर हल्के ये ताकतवर इदारे ये समझते हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल जमातों को नेशनल कॉन्सेंस बिल्ड करना चाहिए, तो वो इसके लिए तैयार है और इसके लिए वो अपोजिशन की जमातों को अहमियत देंगी। उनके ख्याल में हुकूमत या हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातों की इस कौमी मुफाहमत में कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मीडिया से भी बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को बाहर रखकर बाकी जमातों को इकट्ठे होकर मुल्क का सोचना चाहिए। हुकूमत ने अवाम दुश्मनी की मिसाल कायम कर दी है। मुफाहमत तो दूर की बात, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। लाई जाने वाली और मुसल्लत की गई हुकूमतों से जान छूटे। अब जो कुछ हुआ वो अवाम के सामने है। 3.5 साल में किसी ने ये खबर नहीं सुनी कि चीनी आटा सस्ता हो गया, लाकानूनियत और ज्यादती के वाकयात बढ़ गए और हैरानी होती है कि मीडिया
की जुबानबंदी करने की भी जो है वो कोशिश की जा रही है। तो मरियम नवाज इस हवाले से दो टोक अल्फाज में बात करते हुए कहा, किस्म के मुकदमात का, जिस किस्म के सियासी इंतकाम का मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सामना करके गए हैं, सज़ाएं झूठी भुगत के गए हैं। अरशद मलिक केस की गवाही आपके सामने है और अरशद मलिक ने बताया कि उनको दबाव में ला के नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ झूठा फ़ैसला देने पर मजबूर किया गया। उसके बावजूद वो सज़ाएं भुगत के गए हैं, तो वो अपने हिस्से का पूरा कर्ज, बल्कि अपने हिस्से से ज़्यादा जो कर्ज उन पर वाजिब था उससे कहीं ज़्यादा अदा करके गए। वो मैं आज फिर ये बात कहना चाहती हूँ कि ये नाजायज़ नाअहल हुकूमत है, मुसल्लत की गई हुकूमत है। इसका जो एहतसाब है उसको एहतसाब कहना भी ज़्यादती है, वो इंतकाम है और इस इंतकाम को जितना फेस कर लिया। अब इस इंतकाम के आगे पेश होना सबसे बड़ी ज़्यादती है। जुल्म को सहना भी सबसे बड़ी ज़्यादती है। जब मियाँ साहब और PMLN ये समझेगी कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे और अपने मुल्क में वापस आएंगे। ये उनका मुल्क है, लेकिन ये जो इस हुकूमत के आगे, इसके इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि उन्होंने कोई 3 साल में काम किया होता इस हुकूमत ने, या कोई ऐसा कारकर्दगी दिखाई होती जिसके बेस पे वो अगले इलेक्शन में जाने का सोचते, तो उनको आज ये बात ना करनी पड़ती। अब उनका पूरा इन्हिसार अगले इलेक्शन का इस बात पे है कि जिन अफराद से उनको ख़तरा है, जो अफराद उनके रास्ते में आ सकते हैं, उनके जाली मैंडेट को और उनके जाली जो इरादे हैं उनको एक्सपोज कर सकते हैं, तो उनको रास्ते से हटाना ही अब उनके पास एक आखिरी तरीक़ाकार रह गया है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं है, अब हालात बहुत बदल गए हैं। अभी तो ये सब हुकूमत में है, तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज़ बदलती हुई देखेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी मुझे तो हैरानगी होती है कि मीडिया को रेगुलेट करना है, उसके लिए उनकी ज़बानबंदी करनी है, लेकिन अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करनी। कि डर सिर्फ उन लोगों से हैं जो सच बोलते हैं। और ये जो 3 साल से आप लोगों के साथ मतीउल्लाह जान साहब, आप इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। आपके साथ, हामिद मीर साहब के साथ, उनके जो भाई हैं, क्या नाम है उनका, आमिर मीर साहब, इसके अलावा जो दीगर जर्नलिस्ट के साथ जो रातों रात, असद तूर के साथ, अबसार आलम साहब के साथ जिस तरह रातों रात घरों से उठा लिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं, नौकरियों से निकलवा दिया जाता है, सच बोलने की पादाश में उनको चैनल से फारिग कर दिया जाता है, वो यूट्यूब पे अपने प्रोग्राम्स करने पे मजबूर हैं। तो ये जो रेगुलेटरी बिल आ रहा है, ये आई थिंक उसी का तसलसल है। मेरे अभी रीसेंट एग्जांपल ये है कि मेरा एक ही बेटा है और उसका निकाह था, मैं नहीं जा सकी और उसकी इजाज़त ना मैंने मांगी है, ना मैं इनसे मांगना चाहती थी। तो अगर इजाज़त आराम से मिलती होती, जा सकती होती, और अगर इनसे मैं रिक्वेस्ट करती, मुझे पता है ना कि ये सब ये बहाने हैं और जो मुस्लिम लीग नून ने बर्दाश्त किया है उसकी मिसाल नहीं कभी मिलती। तो ये बात करना जो है, ये मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब बात। तो अब यूँ लगता है कि मरियम नवाज एक बार फिर मैदान में उतर आई है और बाकायदा वो अपने ख्यालात को एक्सप्रेस कर रही हैं। और पिछले कुछ अरसे में जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों खामोश थे और शहबाज शरीफ आगे आ गए थे, और शहबाज शरीफ ने कराची जलसे में भी खिताब किया और PDM के अंदर शमूलियत भी इख्तियार की और उनकी शमूलियत के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला भी हुआ। लेकिन लगता यूँ है कि शहबाज शरीफ की जानिब से मुसालहत की तमाम कोशिशें जो हैं उनको ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। हुकूमत भी कह चुकी है, बल्कि फवाद चौधरी ने 2 रोज़ पहले कहा था कि वो अब अपनी ज़मानतों के लिए वकील तलाश करें, अपनी पार्टी पर तवज्जो दे। तो हुकूमत ने अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए कि वो डू एंड डाई की पोजीशन में है और अगर अपोजिशन मैदान में निकली तो उसके साथ वही कुछ होगा जो पिछले 3 साल होता रहा है। लेकिन इस बार मामला यानी मैच 1 to 1 हो सकता है, यानी हुकूमत बामुकाबला अपोजिशन होगी। शायद इस्टेब्लिशमेंट खुद को इस पोजीशन में ना रख सके कि जिसमें वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर सके। तो कोशिश ये की जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश कर रही है कि इस मामले को एंगेजमेंट के साथ हल किया जाए। तो पीपल पार्टी तो ऑलरेडी इस मामले में एंगेज है, जबकि दूसरी जमातों के साथ उन्हें एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए एक टेस्ट केस भी रखा गया है और वो ये है कंटोनमेंट इलेक्शन। लेकिन उससे पहले ही नून लीग का एक वफद चीफ इलेक्शन कमीशन से मिला है और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ये शिकायत की है
कि हुकूमत ने इमरान खान की हिदायत पर यानी प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पर कंटोनमेंट इलेक्शन भी चोरी करने का मंसूबा बना दिया है। तो ये रिटर्न दरख्वास्त दी गई है जिसमें ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर हाउस में बैठकर कंटोनमेंट इलेक्शन में लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को PTI के हक में बिठाया। वो ये कहते हैं कि कंटोनमेंट इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए, हुक्मरान वोटर्स को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। साद रफीक ने यह भी कहा कि इस बार वज़ीर आज़म और उनके साथी वोट पर डाका नहीं डाल सकेंगे, हम अलर्ट है। हुकूमत ने मैंडेट चोरी करने की कोशिश की तो एक रिएक्शन आएगा। ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा? और कहा है ये कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अगर यहाँ शोर नहीं मचाएंगे तो ये असल में एक प्रेशर टैक्ट है कि सरकारी अफसरों को खौफजदा करो, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का थ्रेट दे के, ताकि वो इनके मर्ज़ी के नताइज दें। तो बताया जा रहा है शायद वो जो है उनकी जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल हुई है। वल्लाह आलम, चीफ साहब के हम नॉलेज में लेके आए हैं। इसी तरह 3 साल इनको होश नहीं आया, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़कें टूट रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा था, पूरा मानसून गुजर गया है, इन्होंने किसी सीवरेज की ड्रेनेज की कोई सफाई नहीं की। हर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ हमने बनाई है वो टूट फूट का शिकार है। लेकिन अब चूँकि 12 सितंबर का इलेक्शन आ गया है तो हकूमती जमात जो है उसने सरकारी अदारों का सारा रुख और उनके ख़जाने का उन इंतखाबी हलकों की जानिब किया है, जो इलेक्शन रूल्स की क्लियर कट वायलेशन है। और ये जो नए पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, इन्होंने कौमी अदारों को कहाँ मिसयूज़ नहीं किया ज़ाती मुफादात के लिए, और अब इन्होंने एकदम वहाँ पे ख़जाने के मुँह खोले हैं। 12 के बाद ये फिर भाग जाएंगे। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं डेवलपमेंट होनी चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी। तो कंटोनमेंट का इलेक्शन हुकूमत के लिए इतनी अहमियत अख्तियार कर गया कि खुद बकौल नून लीग प्राइम मिनिस्टर्स के हवाले से उम्मीदवारों को बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं, वैसे लगता नहीं, लेकिन नून लीग का ये कहना है कि इतना ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है। और उसकी वजह ही है कंटोनमेंट के इलेक्शन में इम्कान तो ये कि PTI जीतेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए कंटोनमेंट के इलेक्शन जीतना मुश्किल है। और PTI इसको चाहती है कि कंटोनमेंट के इलेक्शन वो जीते ताकि वो अपने इस तासर को कायम रख सके कि इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिका लोग अब भी जो है वो उनके साथ हैं। तो कंटोनमेंट का इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है। और PTI यानी हुक्मरान जमात वो ये भी साबित करना चाहती है कि उनका कमबैक हो गया है। और पिछले बाई इलेक्शन जो नून लीग ने जीते थे वो उस वक़्त मामला कुछ और थे और अब मामला कुछ और हो गए हैं और हुक्मरान जमात जो है वो दोबारा से स्टेबल हो गई। तो स्टेबिलिटी के लिए ये सब कुछ हो रहा है और इस बात का इम्कान मौजूद है। वैसे पिछले काफ़ी महीनों से ये कंटोनमेंट इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन पे काम हो रहा है और ख़ासकर पंजाब के अहम और बड़े शहरों में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि बल्दियाती इलेक्शन पे किसी न किसी तरह अपना असर डाल सकते थे। अब बहुत से लोग उनमें से बाहर आ चुके हैं, लेकिन वो कमिटमेंट के साथ बाहर आए हैं या किसी और वजह से बाहर आए हैं। तो लगता ही है कि अगले 1-2 महीने में, जिनमें ये कंटोनमेंट इलेक्शन और अपोजिशन की तहरीक, लॉन्ग मार्च, साइड रोड पर एहतजाज और फिर नवाज शरीफ की वापसी का मामला जिसको मरीम नवाज ने एंडोर्स कर दिया है, ये अक्टूबर और या अगला जो महीना है नवंबर अक्टूबर, ये 2 महीनों में सियासी पारा हाई रहेगा। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत हैं। और साफ़ियों की गिरफ्तारी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी अहम रिमार्क्स दिए हैं और रिमार्क्स में क्या कहा गया है, ये वो केस है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी बात कर रही है, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चला गया। ये मामला अब बहुत ऊपर तक चला गया, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हम रिमार्क्स दिए। एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर में 2 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी में मुलव्वस FIA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर बिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना शहजाद अकबर को बुलाकर पूछे कि अदालत के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। चीफ जस्टिस अतर बिनल्ला ने साबर क्राइम कवानीन के तहत FIA के इख्तियारात से मुतल्लिक केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत की।
FIA के रवैये पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि क्या अब ये अदालत आपको फ्री हैंड दे, बंद कर दे, क्या करे? आम शहरी को डराने के लिए FIA का एक नोटिस ही काफी है, तो इस मामले को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अदालत ने कहा क्यों इन सहाफियों के पीछे पड़ गए हैं जो हुकूमत या किसी और के खिलाफ राय दे रहे हैं। बार बार कहा गया कि यह तासुर खत्म करे। जैसे अतर मिर्ज़ा ने कहा कि पिछली समाअत के बाद FIA ने इस अदालत की तौहीन की। क्या अदालती हुक्म के बाद बनाए SOPs लाहौर FIA पर अप्लाई नहीं होते? लाहौर वाक़े में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? अदालत ने 2 सहाफियों आमिर मीर और इमरान शफकत की गिरफ्तारी में मुलव्वस FIA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया है। अब बात करते हैं PDM की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान और उस पर पीपल पार्टी मुख्तलिफ रिएक्शन दे रही है। पीपल पार्टी के बड़े सीनियर और अहम रहनुमा चौधरी मंजूर PDM के लॉन्ग मार्च पर वो अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। देखते क्या फरमाते हैं चौधरी मंजूर। बात यह है कि वो आपकी मर्जी है, उसामा बिन लादेन वाली डिबेट में आप जाएं या ना जाएं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके पुराने इत्तेहादी रहे हैं PDM वाले, इनको समझाएं। आपके बगैर जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, पता नहीं किस तरह जा रहे हैं। मुल्क के हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि आप लॉन्ग मार्च करें। आप समझाएं ना इनको यार, थोड़ा सा आप इनको। सुबैर साहब पीपल्स आपकी बात बहुत तो ये है कि हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं सब कुछ इनके साथ है। ये जाएं, बिल्कुल जाएं, क्यों ना जाएं, उनका हक है, पॉलिटिकल राइट है, उनको जाना चाहिए। लेकिन अगर जाना है तो फिर संजीदगी से जाएं और उसका कोई नतीजा निकाल के फिर आएँ, वरना ये काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। ऐसी मूव से होती हैं जो बेदिली से की जाएं, या ऐसे खामखा ऐलानात जो होते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है सर कि देखें, उस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो डार साहब कर रहे थे बात, अभी जी स्टेटमेंट दी थी। क्या स्टेटमेंट दी थी? उन्होंने कहा था कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे थे उसका लाजमी नतीजा यही निकलना था। अब ये आ गए हैं, लेकिन मैं इनसे कहती हूँ कि ये फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं और अपने घर जाएं। ये इनका काम नहीं है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लोगों ने कहा कि आप ये स्टेटमेंट सभी ना दें, मुशर्रफ के खिलाफ कोई बात ना करें। उन्होंने कहा नहीं, ये इनका काम नहीं है। नतीजा क्या निकला? 3 साल आसफ जरदारी साहब ने जेल काटी मियाँ नवाज शरीफ की, और 5 साल जेल काटी जनरल मुशर्रफ की। चूँकि 2002 में जब मैंने बनकर आए, हम जाकर जेलों में मुलाकात करते थे। वो मुशर्रफ, ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा, और मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान से जाने लगी तो उन्होंने कहा ये 17 मेंबर्स की अपोजिशन मियाँ साहब बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन खिला कभी खिला रहता नहीं है। एक बार अब हम ये कह रहे हैं कि अभी भी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इसको तेर मेर की लड़ाई से निकलकर सीरियसली, ये सीरियस इश्यूज हैं जो हमारे सामने आके खड़े हो गए। नहीं, हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, मैंने तो कहा उनके साथ हैं। अच्छा, अब क्यों ऐसी बात? ये तो जब वो कूफा वालों ने भी कहा था हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के को कि हमारे दिल तो हमारे साथ है, लेकिन हम कूफा वाले नहीं है। नहीं, आप नहीं है कूफा वाले। कूफा वाले नहीं, मैंने वैसे ही कहा है कि दिल साथ है, लेकिन वैसे नहीं है। अच्छा, दुआएं साथ है। नहीं, हमने तो मौलाना साहब को भी उस वक्त कहा था। बिल्कुल ठीक। मौलाना साहब को भी कहा था जब पहले धरना लेकर आए थे। कहने वाले कहते हैं कि पीपल पार्टी डबल गेम कर रही है। PDM का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी जमात ने उठाया है तो वो पीपल पार्टी है, जो खास साहब के बाद एस्टेब्लिशमेंट की दूसरी चॉइस बन चुकी है, और सबसे ज़्यादा रिलीफ भी पीपल पार्टी को मिला है। और पीपल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की सेकंड चॉइस उस वक्त बनी है जब PDM अपने अरूज पर गई थी। PDM बनाई पीपल पार्टी ने थी, और बनाई उस वक्त थी जब पीपल पार्टी हुकूमत के अताब का निशाना बन रही थी। हुकूमत सबसे ज़्यादा पीपल पार्टी के रहनुमाओं की पकड़ दकड़ कर रही थी, उनके खिलाफ केसेस बना रही थी। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और बहुत से लोगों को उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे थे। तो उस मौके पर पीपल पार्टी ने इनिशिएटिव लिया और PDM बनाई, और फिर उसके बाद जब PDM एक ताकत पकड़ी तो फिर सबसे ज़्यादा रिलीफ भी पीपल पार्टी ने हासिल किया। अगर पीपल पार्टी PDM से अलग ना होती तो हुकूमत को कोई गिरने से नहीं रोक सकता था। पीपल पार्टी का ख्याल था या ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून वाले PDM से ज़्यादा फ़ायदा ले जाएंगे। अगर हुकूमत गिरी तो नून लीग को इक़्तिदार मिल जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक पॉपुलर जमात है, इक़्तिदार उन्हें मिल जाएगा। तो कल को फिर कोई और हुकूमत आएगी तो हमारे मुकदमात खोल कर बैठ जाएगी।
तो स्टैब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर पीडीएम इस तरह यूनाइट रही तो फिर उनके लिए हुकूमत को बचाना या खास सब को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पीपल्स पार्टी को रिलीफ दिया गया, उन्हें पुरानी तनख्वाह पर काम करने की ऑफर दी गई जो उन्होंने मान ली। तो ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में जो अच्छा दाव खेल जाए वही बेनिफिट में रहता है। तो पीपल्स पार्टी ने बुनियादी तौर पर इस पूरे मामले में गेन किया है, लूज नहीं किया। एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके तल्लुकात भी अच्छे हो गए हैं और सिंध हुकूमत भी उनके पास है। और ये भी मुमकिन है, जो कहने वाले कहते हैं, कंफर्म नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि उनको अगली बार भी सिंध में हुकूमत इसी तरह दी जा सकती है या देने का वादा कर लिया गया है। तो अब वो अपोजिशन को दुआई दे सकते हैं। अगर स्टैंड लेते तो आज उन्हें कुफी होने के ताने तो ना मिलते। यहाँ पे लेंगे एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च पर दोस्तों की राय भी है, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी कि हमारे कुछ दोस्त हैं वो बैठे हैं और पीडीएम के लॉन्ग मार्च के हवाले से राय ली और दी जा रही है। जाहिर है जब से मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात ने और पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और उससे काफ़ी सियासत में गर्मी आई है, तो देखते हैं कि उनका तज्जिया तबसरा क्या है, फिर इस पर बात करते हैं। वॉच दिस। मरियम नवाज़ का पीछे हट जाना, शहबाज साहब का कहना जी मोहम्मद भी नहीं, मज़ामत भी नहीं, लेकिन साथ ही इस्लामाबाद आने का, ये इस्लामाबाद जो आ रहे हैं क्या गेम है? नहीं, इस्लामाबाद मुझे नहीं लगता जलसा हो सकता है। कोई खुद कहा उन्होंने ना। नहीं, वो तो एक बयान है ना, बयान है। एक तरफ वो बयान भी दिया है कि इस्लामाबाद आएंगे, देखिए अब अगर नहीं आएंगे तो अब सुबकी होगी, अब बिस्ती होगी अगर अब इस्लामाबाद तशरीफ नहीं लाते, क्योंकि 10 दफा तो अनाउंस कर चुके हैं लॉन्ग मार्च ला रहे हैं, ये कर देंगे। आपको लगता है कि बिस्ती नहीं होगी? नहीं सर, मौलाना साहब जब लॉन्ग मार्च के लिए चले थे तो बिलावल भुट्टो साहब ने सी ऑफ किया था और लाहौर रुके थे तो हाउस ऑफ शरीफ में से कोई आके मिला था। जब इधर आए थे तो तकरीरें करके सारे चले गए थे। मौलाना साहब का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है ना कि भाई मेहनत मैंने की, सारा कुछ हमने किया और फ़ायदे कोई और उठा के ले गए। तो अब मौलाना साहब ने एक तरफ कहा है कि उन्होंने खंजर मारा है, पहले दोनों तरफ कहते थे कि दोनों ने मुझे पीछे से खंजर मारा है। तो ये कोई अब ये इवेंट नहीं होने लगा कि मुझे नहीं लगता, मैं हो सकता गलत हो। पहला सवाल, लॉन्ग मार्च आ रहा है इस्लामाबाद या नहीं? नहीं कोई आपके ख्याल ना। मैं जरा इसके ऊपर हाँ या ना में जवाब। वसीम, आपको लगता है लॉन्ग मार्च आ रहा है इस्लामाबाद? आई विल बी अ बिट सरप्राइज, अगर जिस तरह का उन्होंने कहा है वैसा हो तो मुझे हैरत होगी। भट्टी साहब, आपको लग रहा है, लगता है एक जुमले में जवाब दे दें कि क्या इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च आ रहा है आपके ख्याल में? नहीं। सो आप तीनों का ख्याल है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च नहीं आएगा? खुद ही मुदई खुद ही मुनसब बने बैठे हैं। अब ARY वाले अपोजिशन के एलानियों को नाकाम नहीं कहेंगे तो क्या BBC कहेगा? ARY वालों को तो काम ही यही है कि अपोजिशन की अपोजिशन करें। तो इनकी राय ऐसी है जैसे एक बहुत ही मशहूर एक्टर और डायरेक्टर थे कैफ़ी, वो अपने भाई अनायत हुसैन भट्टी के लिए इसी किस्म की राय रखते थे। उन्हें भी अपने भैया जी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। अच्छा डायरेक्टर कौन है? भैया जी। अच्छा एक्टर कौन है? भैया जी। इसी तरह हमारे दोस्तों को भी अपोजिशन एक आंख नहीं बाती और जो अपोजिशन करती है उन्होंने उसके उलट करना है, यानी चट भी अपनी और पट भी अपनी। जब मौलाना फजलुर रहमान धरना देने का उन्होंने ऐलान किया था या इस्लामाबाद मार्च करने का ऐलान किया था तो सारे मिलकर टीवी पर बैठकर ये शोर मचा रहे थे, ओ नहीं ये नहीं निकल सकते, इनको निकल नहीं देंगे, ये KPK से नहीं निकल सकते। फिर जब वो KPK से निकल आए, अब ये कराची नहीं जा सकते तो वो कराची से भी निकल आए। लाहौर में कोई वेलकम नहीं करेगा, लाहौर में वेलकम हो गया। फिर ये शोर मचाया गया कि ये इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे, तो मौलाना अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद जाके बैठ गए तो सारी आवाज़ निकल गई, बहुत से लोगों के तोते उड़ गए, टोन बदल गई और फिर बैठकर ये तकरीरें की जाती रही कि जनाब ये लॉन्ग मार्च किसी के इशारे पर है, किसी ने इशारा किया है, कोई बड़ी ताकत इन्वॉल्व है। अब उसके बाद फिर जाहिर है मौलाना के साथ हाथ हुआ और मौलाना ने किसी के वादे पे एतबार किया। अब वो
जिनके वादे पे एतबार किया वो आज भी मौलाना उनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, खंजर घोंपा है। वो जमात आज पीडीएम का हिस्सा नहीं है। तो दूसरी बार मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी की वजह से गुस्से में लॉन्ग मार्च कैंसिल किया। लॉन्ग मार्च की डेट तय थी और पीडीएम तैयार थी लॉन्ग मार्च करने के लिए, तो इस्तीफों का मामला सामने आ गया और पीपल पार्टी यहाँ से बैकआउट कर गई, जो कि पहले इस बात पर तैयार थी कि इस्तीफे ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान उस वक़्त इस बात पे स्टैंड ले लेते और कहते कि चले पीपल पार्टी अगर नहीं राजी तो हम लॉन्ग मार्च करने जाते हैं, तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उन्होंने गुस्से में वो लॉन्ग मार्च ही कैंसिल कर दिया। तो अब तो अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और इस बार ये बात भी खुलकर सामने आ चुकी है कि इस बार इस लॉन्ग मार्च को किसी का कोई इशारा नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने दम खम पे ये लॉन्ग मार्च करना है। तो लॉन्ग मार्च ना होने की फिलहाल तो कोई बज़ाहिर वजह नजर नहीं आती। ये वजह तो नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान के पास लोग नहीं है, या ये वजह भी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च करना ही नहीं चाहती। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अभी पीडीएम के अंदर ये कन्फ्यूजन है कि क्या ये लॉन्ग मार्च हुकूमत गिराने के लिए होगा या ये लॉन्ग मार्च आइंदा इलेक्शन के लिए कुछ मुतालबात मनवाने के लिए हो गया। जिस दिन इस बात का फैसला हो गया तो ये मामला भी अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। अब एक और बड़ा अहम वाक़या है जो कि जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था, वो लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्त दराजी का वाक़या हुआ था। इसमें एक टिकटॉकर खातून आयशा अकरम, उनके साथ जो है वो एक मॉब ने जो है वो ज़्यादती की और उनके कपड़े फाड़े और इस तरह का वाक़या। ये सबको मालूम है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में क्या वाक़या हुआ। उसके बाद उस खातून ने जिन लोगों को ख़ुद दावत दे के बुलाया था कि आए मीनार पाकिस्तान और मैं टिकटॉकर हूँ तो मुझसे मुलाकात करें, तो बहुत से लड़के, नौजवान लड़के जो कि टिकटॉक के फ़ैन हैं या टिकटॉकर को फॉलो करते हैं, वो आ गए और वहाँ ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया। उसके बाद इस वाक़े में तकरीबन 150-200 लोग जो है वो गिरफ़्तार किए गए। यानी ये वो लोग हैं जो कि कम उम्र है या नौजवान हैं या नौमर लोग हैं। और इन 150 में से आज इनकी शनाख्त पेश कराई गई कैंप जेल लाहौर में। और आयशा अकरम जो कि मुतासरा खातून है, उन्होंने शनाख्त की तो 150 में से उन्होंने तकरीबन 6 लोगों को वाज़ह तौर पे शनाख्त किया है। आयशा अपने साथी रैम्बो के साथ सख्त सिक्योरिटी में कैंप जेल आई थी। से एक दिन पहले उनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने तबीयत ख़राबी का जवाज़ बनाया और वो नहीं आई। अब जो दूसरा इस मामले में अहम पहलू है वो ये है कि खरासत में लिए गए 160 तकरीबन अफराद हैं, उनके तमाम अलवाहकीन, उनके वालिदैन, वो सब जेल के बाहर, कैंप जेल के बाहर मौजूद थे। और ये बड़ी तादाद थी जो कि वहाँ पे सरापा एहतजाज थी और उनका मसला ये था कि उनको उनके बच्चों से ना मिलवाया जा रहा था, ना उनके साथ बात कराई जा रही थी। तो जेल में शनाख्त परेड के लिए बहुत ज़्यादा इंतजाम किए गए थे। कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट भी शनाख्त परेड के मौके पर मौजूद थे और 20-20 अफराद का ग्रुप बनाकर मुतासरा खातून के सामने पेश किया गया था। तो मजिस्ट्रेट कैंप जेल जो है वो मौजूद थे और उनके उन शनाख्त की परेड जो है वो एक दिन की ताख़ीर के साथ अगले दिन यानी आज वो मुकम्मल हो गई। लेकिन इस वाक़े का नाखुशगवार जो पहलू है वो ये है कि पुलिस ने उन बच्चों के वालिदैन को भी मुजरिम समझ लिया कि ये भी कसूरवार हैं। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को जेल मिलने आए थे या जेल के बाहर इंतज़ार में खड़े थे कि अगर शनाख्त परेड होती है तो हमारे बच्चे बेकसूर होंगे, बाहर आ जाएंगे, उन पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनको भी मारा और वहाँ जिसने आवाज़ बुलंद की उसको भी घसीट के जेल के अंदर ले गए। यानी ये जुर्म है कि वालिदैन का ज़ाहिर है बच्चे अगर कसूरवार है भी तो वालिदैन का कसूर ये कि क्या वो बच्चों के उन बच्चे उनके हैं और बच्चों को के पीछे नहीं, बच्चे गलतियाँ करते हैं, गलती की है, जुर्म हुआ है, लेकिन क्या वालिदैन अपने बच्चों को मिलने का हक़ भी नहीं रखते या कम अज़ कम ये एहतजाज का हक़ भी रखते कि अगर बेगुनाह है, क्योंकि मेजॉरिटी ये कहती है बेगुनाह और हर वालिदैन अपने बच्चे को बेगुनाह समझता है। और ये बात सामने भी आ गई कि 160 में से तकरीबन 6 लोग जो हैं उनको शनाख्त किया, तो बाकी तो लोग ऐसे हैं जिनकी शनाख्त नहीं हुई। अब वो गुनाहगार है या नहीं है, तो उनके वालिदैन से जो सलूक किया गया है मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती है और इसका चीफ मिनिस्टर को भी नोटिस लेना चाहिए। जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने गुनाह किया है, जिसने जुर्म किया है उसको बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पुलिस जो है उनके लवाहकीन को, उनके वालिदैन को, जो कि बहुत से बूढ़े भी थे, लाचार भी थे, ज़ाहिर है वो वालिदैन बहुत से हेल्पलेस होते हैं, तभी तो बच्चे बिगड़ते हैं। तो
उनके साथ जो सलूक किया गया वो बहुत ही बुरा सलूक था। तो पुलिस को इस मामले में जो है मैं समझता हूँ पुलिस बराबर की कसूरवार है। इसमें डायरेक्शन जो है वो देनी चाहिए कि जनाब जो कसूरवार है उसको पकड़े, लेकिन जो उनके लवाकिन, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ कम से कम आप अपना रवैया इंसानों जैसा रखें। अगर आपने वही सलूक करना जो उनके बच्चों ने आयशा अकरम के साथ किया था, तो इसका मतलब है कि आप आयशा अकरम का बदला उनके वालिदैन से ले रहे हैं, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।